नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है वह हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मोनेरा। ठीक है, तो यह एक कृति है मोनेरा में। उसमें हमें क्या करना है कि हमें कांच की पट्टी लेनी है और उसमें कुछ दही के जो कण होते हैं, कुछ बूंदे वो कांच की पट्टी पे हमें रख देनी है। और फिर हम क्या देखेंगे, वही कांच की पट्टी हम सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि उसमें वो दो दही के कण रहते हैं, वो उसमें हमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमें दिखाई देंगे, जीवाणु दिखाई देंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे, लैक्टोबॉलिसाइड जीवाणु कहेंगे। जो दही पे जो जीवाणु मिलते हैं हमें, उसे हम लैक्टोबॉलिसाइड जीवाणु कहेंगे। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ, मोनेरा इस जगत में सभी प्रकार के जीवाणुओं और नील हरित शैवाल का समावेश होता है। मतलब मोनेरा में क्या क्या समावेश होता है, तो इस जगत में, इस विश्व में जितने भी प्रकार के जीवाणु और नील हरित शैवाल होते हैं वो किस में समावेश होते हैं, तो मोनेरा में होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये मोनेरा में जितने भी जीवाणु हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो पहला, ये सभी सजीव एक कोशीय होते हैं। ये जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशीय। तो आपको एक कोशीय किसे कहेंगे, तो जिस भी जीवाणु में सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है उसे हम कहेंगे एक कोशीय। कोशिका मतलब सेल्स, उन्हें एक कोशीय कहेंगे। जो हमें आँखों से नहीं दिखाएंगे, सिर्फ सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, उसे हम कहेंगे एक कोशीय जीव। दूसरा, स्वयंपोषी या परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी या परपोषी, स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी अर्थात दूसरों पे निर्भर रहते हैं। तीसरा, ये आदि केंद्र की होते हैं जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। अभी जगत दूसरा, प्रोटिस्टा। इसमें भी एक प्रयोग दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि एक डब्बे में पानी की बूंद कांच पट्टी पर, एक डब्बे में से उसमें से कुछ कांच बूंदें हम कांच की पट्टी पर रखेंगे, और वो कांच की पट्टी हम कहाँ रखेंगे, फिर सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखेंगे। तो वो जो पानी के बूंदें हैं वो हमें सूक्ष्मदर्शी से अगर देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। हाँ, इसे ही हम क्या कहेंगे, जीवाणु कहेंगे। वो भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो ये प्रोटिस्टा का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या होता है, वो हमेशा ही अपना आकार क्या करता है, बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। तो ये प्रोटिस्टा में भी 3 विशेषताएं दी हुई हैं। पहला, प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशीय होते हैं। प्रोटिस्टा में जो भी सजीव वो का इन्वॉल्व होता है, समावेश होता है, वो कैसे होते हैं, एक कोशीय ही होते हैं। एक कोशीय मतलब जिसमें एक ही सेल पाए जाते हैं, एक ही कोशिका पाई जाती है, उसे कहेंगे एक कोशीय। और इसके विपरीत बहुकोशीय किसे कहेंगे, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें बहुकोशीय कहेंगे। दूसरा, प्रचलन हेतु कूटपाद। कूटपाद अर्थात कूट का अर्थ हुआ छोटा और पाद अर्थात पैर। कूटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएँ होती हैं, इनमें ये सारी विशेषताएं होती हैं। तीसरा, स्वयंपोषी। उदाहरण, युग्लिना, वॉल्वॉस्क। कोशिका में हरित लवक होते हैं। यह जो जीवाणु हैं इनमें क्या एक कोशीय हरित लवक होते हैं। हरित लवक अर्थात वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। परपोषी भी इसमें समावेश है। तो परपोषी में कौन कौन से जीवाणु आएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि, इनका यह परपोषी हुए। अभी हम तीसरा पढ़ेंगे, कवक, फंगी।
इसमें भी तीसरा यह प्रयोग है। इसमें क्या कहा गया है कि हम सबके घर में ब्रेड होता है या फिर जो भी रोटियां होती है, वो उसकी कुछ दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं। उसकी क्या करनी है, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उस टुकड़े को क्या करना है, पानी में थोड़े टाइम के लिए भिगो के रख देना है। और भिगो के रखने के बाद में वो टुकड़ा हम निकालेंगे और एक डिबिया में ढक कर रख देंगे 1 या 2 दिन के लिए। फिर वो टुकड़ा हम क्या करेंगे, 2 दिन के बाद निकालेंगे और वो टुकड़े को हम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो उसमें कपास जैसे सफ़ेद तंतुओं की वृद्धि हुई दिखाई देगी। तो वो जो छोटे छोटे कवक रहेंगे, जो छोटे छोटे सफ़ेद कलर के तंतु रहेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो कवक कहेंगे, जिनकी वृद्धि क्या होती है, दिखाई देती रहती है। आपने बहुत टाइम देखा भी होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि वो कवक ही है। तो आज आप ठीक से समझ गए होंगे कि कवक हम किसे कहेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कवक, जैसे देखो उसमें रोम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कवक में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला, कौन कौन सी विशेषताएं होती है। पहला, कवक जगत में परपोषी, संश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। इन 3 सजीवों का समावेश होता है, तो कहाँ पे, कवक में। दूसरा, बहुसंख्यक कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। अर्थात बहुत सारे कवक वो मृत, सड़े गले इन पदार्थों पे हमें वो मिलते हैं। तीसरा, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। जो उसकी बाहर की तंतु जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किससे बनी होती है, तो काइटिन नामक जटिल शर्करा से। चौथा, कुछ कवक तंतुमय होते हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कुछ कवकों में असंख्य क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। पांचवा, कवक हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो किण्व। तो किण्व मतलब कहाँ पे ये मिलेंगे, तो जो हम ब्रेड खाते हैं ना, पाव हुआ, उसमें हम वो बनाने के लिए हम यीस्ट का, बेकर्स यीस्ट का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, किण्व होता है। फफूंदी, उसके बाद में अस्परजिलस, तो ये कहाँ पे मिलता है, भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूंदी, उस पे यह मिलता है। और पेनिसिलियम, इसे हम क्या कहेंगे, कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम। इन सभी में क्या मिलता है, कवक रहता है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां प्रतिपादित की गई, फिर भी आज तक कई वैज्ञानिक विटाकर के पंचजगत वर्गीकरण को ही प्रमाण मानते हैं। यही इस पद्धति की सफलता है। ये लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, विटाकर ने हमें 5 पद्धतियां बताई हैं, जो हमें पहले ये देखिए, कोशिका की जटिलता, सजीवों के प्रकार, पोषण का प्रकार, जीवन शैली और वंशावली संबंध, ये किसने बताया है हमें, तो विटाकर ने बताया है। तो इनकी जो खोज उन्होंने की, वो किसी ने भी इसका ये नहीं प्रतिपादित नहीं किया, उन्होंने ही यह सब बताया। उसके बाद के किसी भी वैज्ञानिक ने अच्छी तरीके से समझा नहीं पाए हैं, इसलिए विटाकर की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसे ही माना गया है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।